इंदौर की दूल्हा दुल्हन शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए घर से तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग जाते हैं। वहां पर वो पहुंचकर घर पर पल पल की जानकारी देते हैं और अचानक से उनका संपर्क आपस में टूट जाता है। लगभग 24 घंटे के बाद भी जब कोई संपर्क नहीं होता है तो लड़के का भाई उन्हें ढूंढने के लिए ठीक उसी जगह जाते हैं जहां पर ये आखिरी बार बात हुई थी। और वहां जाकर वो एक भाई अपनी भाई को ढूंढ रहा था तो एक भाई अपनी बहन को ढूंढ रहा था। आसपास के स्थानीय लोगों से फोटो दिखाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों की भाषा उन्हें समझ नहीं आती है और न ही उनकी भाषा स्थानीय लोगों को समझ आती है। वो थक हार कर आके मेघालय पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पर वहां पर भी कोई खास सुनवाई नहीं होती। मेघालय पुलिस जो उन परिवारों का दुख है उसे नहीं समझ पाती। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों न सोशल इन्फ्लुएंसर का सहारा लिया जाए और वो सोशल यूट्यूबरों से, लोकल यूट्यूबरों से मिलते हैं और उन्हें फोटो देते हैं और उनसे मदद मांगी जाती है। और साथ में लोकल लोगों को फोटो दिखाकर भी पूछताछ करते हैं कि और कहते हैं कि यह कई दिनों से लापता है, बस इन्हें ढूंढवाने में हमारी मदद कर। बस फिर क्या ऐसा होता है कि यह फोटो देश के हर एक कोने में फैल जाती है, हर फोन में पहुंच जाती है। शायद ही ऐसी कोई जगह बची थी कि जहां ये फोटो उस फोन में ना पहुंची हो। यह फोटो जहां ये घूमने गए थे वहां के मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाती है, जहां से ये घूमने गए थे वहां के मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाती है और साथ ही गृह मंत्री के मोबाइल में भी फोटो पहुंच जाती है। और फिर ऑर्डर पास होते हैं, ऑर्डर जारी होते हैं और पुलिस क्रिया होती है और तलाश शुरू होती है और फिर दूल्हा मृत अवस्था में मिलता। दुल्हन की तलाश जारी होती है। परिवार वाले भी परेशान कि आखिर हुआ क्या यह। तो राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह घटना है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के कैंट रोड पर एक जगह लगती है। वहां की राजा रघुवंशी जो सपनों से भरा कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रहा था और शादी के 12 दिन बाद मौत के हवाले कर दिया जाता है। और उसकी पत्नी सोनम जो आज देश की सबसे चौंकाने वाली आपराधिक घटनाओं में से एक मुख्य किरदार बन चुकी है। राजा रघुवंशी का जन्म 1996 में एक साधारण लेकिन मेहनती परिवार में हुआ। वह बचपन से थोड़े जुझारू टाइप के थे, पढ़ाई में तेज नहीं थे, लेकिन जीवन के हुनर में अव्वल थे। उन्होंने अपने पिता का जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार है उसे संभाला। परिवार में माता पिता, 2 भाई और कुछ रिश्तेदार, सभी को राजा की मेहनत पर गर्व था। राजा का सपना था कि उसका नाम हर देश के हर एक कोने में हो, लेकिन क्या पता था कि वह नाम देश भर की खबरों में इस तरह होगा। फिर एक दिन राजा की मुलाकात सोनम नाम की एक लड़की से हुई जो प्लाईवुड कंपनी में HR के पद पर होती है। सोनम काफी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की थी और अपने परिवार में तेज तर्रार भी थी। वह अपने पिता, सोनम के पिता की एक प्लाईवुड की नहीं होती है, तो सोनम उसी कंपनी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद HR के पद पर काम करने लग जाती है। सोनम के कंपनी में एक लड़का होता है राज सिंह कुशवाहा जो उस कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत होता है। इधर सोनम अपने पिता की कंपनी संभाल रही होती है। तो धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है और उनका एक रिश्ता नाम लेने लगता है। यह बात ऑफिस में भी फैल जाती है, पर थोड़ा टाइम बाद दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, सोनम का परिवार और राजा का परिवार। और पंडित जी से के द्वारा मुहूर्त निकाला जाता है 11 मई 2025 का, और इस दिन उनकी शादी भी कर दी जाती है। तो पंडित जी कहते हैं कि शादी के 9 दिन बाद ही बेटी की विदाई करना, क्योंकि दोनों मांगलिक हैं। फिर दोनों परिवारों में खुशी का माहौल होता है, लेकिन सोनम कहती है कि यह एक भ्रामक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तुरंत ही लड़की की विदाई हो जाती है और दोनों अच्छे से रह रहे थे। थोड़ा खुशी का माहौल था परिवार में। सोनम कहती है कि राजा से कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। दोनों बैठकर प्रोग्राम बनाते हैं कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। बात की कुछ जगह फाइनल की जाती है और फिर
दोनों का प्रोग्राम बनता है कि हम घूमने चलते हैं और तय होता है शिलोंग का। तारीख होती है 20 मई 2025 और दुल्हन जो सोनम होती है वो फ्लाइट की टिकट भी ले लेती है और वो फ्लाइट में बैठकर सीधा पहुंच जाते हैं। वहां से वो गुवाहाटी जाते हैं। वहां पर जाकर वो अपनी जो कुल देवी होती है माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं और वहां से वो शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो हर छोटी खुशियां जहां भी जाते हैं वो पल पल की जानकारी सोनम अपनी सास को देती रहती है कि अब हम यहाँ जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, यह कर रहे हैं, सब कुछ जानकारी देती है। हर घर और हर प्रकार की जानकारी घर वालों तक पहुंचती रहती है। इसी तरह वह 23 मई 2025 दोपहर तकरीबन 1:45 का टाइम रहा होगा। सोनम अपनी सास से बात कर रही थी और की बातों में उसकी सास को जब लगा तो उन्होंने कहा कि बेटा सोनम तुम्हारी सांस क्यों थोड़ी उखड़ी हुई है। तो सोनम कहती है कि माँ जी मैं कोई पहाड़ी पर चढ़ रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क भी कम है। इतना कहकर वो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी, इतना कहकर वो फोन काट देती है और फिर दोबारा बात नहीं। इसी तरह 24 घंटे से अधिक का समय निकल जाता है। सोनम और राजा का कोई फोन नहीं लगता तो राजा की माँ थोड़ा परेशान होती है, विचलित होती है और अपने दोनों बेटों सचिन और विपिन से कहती है कि बेटा इतना टाइम हो गया और अभी तक दोनों का फोन भी नहीं लग रहा है। वो सारी घटना उन्हें बताती है तो जो विपिन होता है यह बात लड़की के भाई तक भी पहुंचा दे। लड़की के भाई का नाम गोविंद होता है और वह सीधा यह बात जैसे ही उसे पता चलती है तो वह सीधा राजा के घर। दोनों परिवारों की बैठकर बात होती है और तय होता है कि सचिन और विपिन दोनों ठीक उसी जगह जाएंगे जहां पर राजा और उसकी बीवी सोनम गए। वो दोनों घर से निकलते हैं, तत्काल टिकट कटवाते हैं और फ्लाइट लेकर 25 मई को उस जगह पहुंच जाते। वहां पहुंचकर वो स्थानीय लोगों को फोटो दिखाकर पूछताछ करते हैं। वहां पर एक भाई अपने भाई को ढूंढ रहा था तो एक भाई अपनी बहन को ढूंढ रहा था, लेकिन वहां पर उनको समस्या यह आ रही थी कि वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं वो इनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे और न ही ये उन स्थानीय लोगों की भाषा को समझ पा रहे। तो वो शिलोंग पुलिस के पास जाते हैं, तो वो मेघालय पुलिस के पास जाते हैं। मेघालय पुलिस ज्यादा रुचि नहीं दिखाती और वो इन दोनों परिवारों के दर्द को नहीं समझती। तो ये इधर घर पर फोन करते हैं और घर से सलाह करते हैं। तो घर वाले कहते हैं कि आप वहाँ के लोकल यूट्यूबरों से संपर्क करो ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। तो वो जाते हैं और लोकल यूट्यूबरों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आप हमारी मदद कर दीजिए ढूंढवाने में। लोकल लोग यूट्यूबरों को लालच भी दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अगर आप इन्हें ढूंढवाने में हमारी मदद करते हैं तो हम बस फिर क्या था सभी यूट्यूबर लग जाते हैं अपने अपने काम पर। इधर घर वाले इंदौर में पुलिस कमिश्नर से बात करने की कोशिश करते हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश कुमार त्रिवेदी को कहते हैं कि आप इस मामले को देखिए। डीसीपी शिलोंग पुलिस को फोन करते हैं। उधर गोविंदा और विपिन के द्वारा स्थानीय यूट्यूबर को दिए गए फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। कोने में हर एक फोन में फोटो पहुंच जाते हैं। शायद ही ऐसा कोई फोन बचा था जिसमें उन दोनों की फोटो ना पहुंची हो। इधर फोटो इंदौर के मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचती है, मेघालय के मुख्यमंत्री के फोन में भी फोटो पहुंचती है और गृह मंत्री के फोन पर भी फोटो पहुंच जाती है। वहां से ऑर्डर जारी होते हैं। इधर डीसीपी शिलोंग पुलिस को फोन करते हैं और आदेश जारी होते हैं। उधर से आदेश जारी होते हैं तब जाकर पुलिस क्रिया होती है। सबसे पहले जानकारी मिलती है सागर से कमल का। यह वह व्यक्ति होता है जिन्होंने राजा को 4 दिन के लिए स्कूटी किराए पर दी थी, जिसका नंबर होता है M05A1472 और वह पुलिस को यह भी बताता है कि उसकी स्कूटी में जीपीएस सिस्टम लगा है और पुलिस स्कूटी की लोकेशन निकालती है। वह जगह ओसरा हिल्स के डबल डेकर के आसपास की बताई जाती है। तो वहाँ के सामने है यानी आसपास के गाँव का जो मुखिया होता है वो भी इस तरह की पुलिस को सूचना देता है कि यहाँ पर एक स्कूटी है जो लावारिस हालात में खड़ी हुई है। जब पुलिस को जो अंतिम लोकेशन मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां पर पहुंचकर पुलिस देखती है कि स्कूटी के अंदर ही चाबी लगी हुई है। अब दोनों आपस में संपर्क करते हैं। उधर विपिन और उसका साथी जो गोविंद होता है
पुलिस के संपर्क में आते हैं। आसपास के लोकल लोग भी उनके संपर्क में थे, इसीलिए पुलिस फोर्स क्रिया हो जाती है और फिर एसआईटी में 6 टीमें बनाई जाती है। इन टीमों में लगभग 35 ऑफिसर होते हैं। एनडीआरएफ की टीम हो या वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। एक टीम स्थानीय स्तर पर पूछताछ करती है, एक स्कूटी को ट्रैक करती है, एक टीम ड्रोन से ढूंढती है और स्थानीय लोग भी अपनी अपनी तरफ से ढूंढने लग जाते हैं। हर एक टीम अपनी तरफ से तमाम कोशिश करती है उन्हें ढूंढने की, लेकिन जिस इलाके में उनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उस इलाके में लगातार बारिश हो रखी थी, कोहरा भी घना, तो ऐसे में ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि कोशिशें जारी रहती है। ऐसे करते करते ही एक एक दिन बीतते जाते हैं और 2 जून की यह बात तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय होता है। तो ड्रोन में एक पार्किंग स्थल के नीचे तकरीबन 1000 फुट की गहरी खाई में एक बॉडी दिखाई देती है। यह बॉडी ड्रोन के माध्यम से देखी गई थी। आखिरकार उस बॉडी को जैसे तैसे करके बाहर निकाला जाता है। वह बॉडी काफी डिकम्पोज भी हो चुकी थी और बॉडी के चेहरे से देखकर पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इधर घर वालों को फोन किया जाता है, बुलाया जाता है जो कि आसपास में ढूंढ रहे थे और कहा जाता है कि हमें ऐसी एक बॉडी मिली है जिस बॉडी की पहचान चेहरे से नहीं हो पा रही। हाँ, हाथ पर नाम गुदा हुआ है राजा, और इधर राजा रघुवंशी ही गायब थे। तो उनके परिवार को बुलाया जाता है। तो राजा रघुवंशी का भाई बॉडी को देखता है, तो भाई के हाथ पर लिखा उसके नाम का टैटू और हाथ पर बंधी एक इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी की वजह से बॉडी की पहचान कर ली जाती है। तो वो कहता है कि यह घड़ी तो मेरे छोटे भाई की है, और आखिरकार फिर यहाँ से जांच शुरू हो जाती है। जांच पड़ताल होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए शिलोंग नॉर्थ पूर्वी एक जगह लगती है। वहां पर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं विज्ञान संस्थान होता है, वहां पर बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। और जो दुल्हन होती है वह अब भी गायब होती है, वह नहीं मिल पाती है। आखिरकार दूल्हे के भाई और परिवार वाले और जो होते हैं वो मीडिया को बयान देते हैं कि जहां पर स्कूटी मिली थी और जहां लोग स्कूटी की लोकेशन थी और जहां पर लाश मिली है, उन दोनों में काफी दूरी है, तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर। और वो सब कहते हैं कि जहां लाश मिली है उसके ऊपर एक पार्किंग स्थल बना है और उसकी दीवारों की ऊंचाई तकरीबन 5 फीट की है, जिसे लांग पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके बाद भी वह उसे लांग जाते हैं और नीचे 1000 फुट गहरी खाई में कैसे गिर गए। इससे साफ लगता है कि शायद कुछ न कुछ गलत हुआ है उनके साथ, और उनके पास सोने की अंगूठियां, चैन, पैसे, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं मिलता जो वो पहन कर घर से आए थे। और जो दुल्हन होती है उसका भी कहीं अता पता नहीं होता। हालांकि उस लाश के पास से एक सफेद रंग की शर्ट मिलती है। वह शर्ट सोनम की होती है, जो बाद में सीसीटीवी जब खंगाले जाते हैं तब पता चलता है कि यह टी शर्ट सोनम ने पहन रखी। इधर इन्होंने अपने स्तर पर जो लड़के का भाई होता है वो भी तमाम कोशिशें करता है। उसे शंका थी कि कहीं ना कहीं गाइड ने ही उन्हें मिसगाइड किया है। मिसगाइड करने की वजह से वो ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जो बहुत खतरनाक होता है। वहां पर लुटेरे बदमाश रहते हैं, वहां पर गुंडागर्दी होती है, वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। यहाँ पर आसपास में काफी दिनों तक कोई भी आता जाता नहीं है। आखिर वह वहां पर कैसे पहुंचे, कहीं ना कहीं इसमें हमें गाइड का रोल भी लगता है। उधर पुलिस एनटीआर पहले गाँव वाले हो या पर्वतारोही हो, सभी मिलकर राजा की तलाश कर ही रहे होते हैं, जो अब खत्म हो जाती है और बॉडी की भी पहचान हो जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि राजा की हत्या एक तेजधार हथियार जिससे नारियल काटा जाता है उससे काटकर उससे राजा का कत्ल किया गया है। जबकि लड़के की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होती है। वो घर से 2200 किलोमीटर दूर अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आया था और यहाँ पर आए उन्हें 48 घंटे से तक का भी समय नहीं होता है। तो किसी से इतनी गहरी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि कोई व्यक्ति नारियल काटने वाले उस हथियार से उनका कत्ल कर दे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी सोनम रघुवंशी, वह कहाँ पर है, उसके लिए अब भी सवाल खड़े थे।
अब उसकी तलाश करने के लिए एनडीए की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ में लोकल लोग, लोकल पुलिस, पर्वतारोही सबकी मदद ली जाती है, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चलता है। सोनम की तलाश लगातार जारी रहती है और आज सोनम की तलाश लगातार जारी रहती है और 9 जून रात लगभग 1 बजे को उत्तर प्रदेश के नंदगंज थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ढाबा है काशी चाय वाला, और रात के लगभग 1 बजे की बात के आसपास का वक्त होता है। तो उस वक्त एक लड़की जिसने शर्ट पहनी थी और बाल बिखरे होते हैं, नीचे जींस पहनी है, हाथ में है, परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या। वो वह होटल के सामने लगे एक टीन के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है, एक टीन के शेड के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहां पर उस होटल पर काम करने वाला एक लड़का उस लड़की को देखता है और जाकर पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो लड़की थोड़ा घबराई हुई होती है, वह कुछ भी नहीं बोलती। तो वह लड़का वहां से चुपचाप वापिस होटल पर चला आता है और आकर मालिक, जो उस ढाबे का मालिक होता है साहिल यादव, उससे कहता है कि भैया सामने एक शेड के नीचे एक लड़की खड़ी है जो परेशान हालात में है, अकेली है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साहिल यादव उस लड़की के पास जाता है और जाकर पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या आपको क्या मदद चाहिए, आपको खाना खाना है या और किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है। लड़की जो डरी हुई होती है कहती है कि मुझे फोन पर बात करनी है, क्या आप मुझे फोन दे सकते हैं। तो साहिल लड़की से नंबर पूछता है, लड़के नंबर बताती है, साहिल उसे फोन मिला कर दे देता है। और लड़की जैसे ही फोन पर बात करती है तो साथ में रोती भी रहती है। यह वाक्य उस ढाबे पर आई एक और महिला अपने परिवार के साथ आई होती है, वह देखती है तो वह लड़की के पास जाती है और लड़की से पूछती है, तो लड़की उसे कुछ नहीं बताती है। तो वह लड़की, जो महिला होती है, वह जाते वक्त साहिल से कहती है कि आप सीधा पुलिस को फोन करो, हो सकता है यह कोई पुलिस केस हो, और कल को तुम्हें भी कोई दिक्कत आ सकती है। साहिल समझ जाता है और तुरंत ही 112 पर फोन करता है और पुलिस को बताता है कि यहाँ एक लड़की है, परेशान हालात में है, बाल बिखरे हुए है, जिसने काली टी शर्ट और काली जींस की पैंट पहनी है और उसने अभी मेरे फोन से बात की, अपने परिवार से बात की है और वह बात करती हुई भी रो रही थी और अब भी रो रही है और उसके आसपास कोई परिवार का सदस्य नहीं दिखाई दे रहा, तो आप तुरंत आ जाइए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत ही वहां पहुंच जाती है। इस घटना में रात के तकरीबन 3 बज जाते हैं। डायल 112 पुलिस उसे अपने साथ ले जाती आती है और लड़के को अपने साथ लेकर पूछताछ करके लेकर चली जाती है और ले जाकर महिला चौकी को स्पोर्ट कर देती है। महिला पुलिस उसे महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी एक सखी वन स्टाफ सेंटर होता है, वहां पर रखती है और पूछताछ करती है। तो जैसे ही महिला पुलिसकर्मी उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की जवाब देती है मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। तो महिला पुलिसकर्मी फिर पूछती है तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो वह लड़की बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूँ। यह सुनकर महिला पुलिसकर्मी काफी चौंक जाती है कि जिस लड़की को ढूंढने के लिए पूरा सोशल मीडिया और पूरी शिलोंग पुलिस लगी है, 17 दिनों से ढूंढा जा रहा है, और जिसके पति की हत्या शिलोंग की पहाड़ियों में हुई, वह लड़की वहां से गायब हो गई और अब वह यहाँ पर क्या कर रही है। तो वह तुरंत उच्च अधिकारियों लखनऊ में सूचना देती है। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख अमिताभ को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी प्रकार की जानकारी बताई जाती है कि लड़की ने क्या क्या बताया। अमिताभ मेघालय
और इंदौर पुलिस से संपर्क करते हैं और इस बारे में जानकारी देते हैं। आप फोन करते हैं और जानकारी देते हैं कि आप जिस लड़की को पिछले 17 दिनों से ढूंढ रहे हो वह लड़की हमारे पास है, आप आकर उनसे बात कर सकते हैं। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो वो तुरंत यहाँ पहुंच जाते हैं। तो फिर आकर पूछते हैं कि आपने जिस से फोन पर बात की वह कौन था। तो लड़की कहती है मैंने अपने परिवार में मेरे भाई से बात की है और भाई का नाम गोविंद है। उधर मेघालय पुलिस के डीएसपी द्वारा ऑफिशियल बयान दिए जाते हैं कि यहाँ पर एक गाइड ने उन्हें 3 लड़कों के साथ देखा था। तो वह पुलिस को पूरा शक है कि लड़की ने ही उन 3 लड़कों को हायर किया था जिससे उन्होंने अपने पति की हत्या करवाई थी। और इन 3 लड़कों जिनके नाम इस प्रकार हैं, राज सिंह कुशवाहा जो सोनम का कथित प्रेमी भी बताया जा रहा है, इंदौर से विशाल सिंह और चौहान, ललितपुर से आकाश राजपूत और सागर से आनंद कुरमे और एक अन्य पर हत्या की साजिश का शक है और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यह लड़की 17 दिनों तक कहाँ थी, 17 दिनों तक कहाँ थी और यह उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची। तो क्या इसके प्रेम त्रिकोणीय की साजिश है या लूटपाट के उद्देश्य से हत्या की गई है। पुलिस अभी तक इस मामले में जांच कर रही है, गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और कल सोनम को कोर्ट में पेश कर आगे 3 दिन का रिमांड भी लिया गया। साथियों को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अभी आगे देखते हैं इस केस में और क्या खुलासे होते हैं कि कैसे राजा रघुवंशी की हत्या हुई और यह किसने करवाई, क्या मामला था। पूरी जानकारी अभी रिमांड के बाद ही हमारे सामने आएगी। तब तक के लिए राम राम।